पहले डेटिंग टेक्निक से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ओल्ड स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे, क्या टूल्स थे उनके पास, कहाँ रहते थे। रेडी हैं सब इस टाइम ट्रैवल के लिए? तो हमारा पहला टॉपिक है डिस्क्राइब एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेटिंग। डिस्कस टू मेथड्स ऑफ ईच अलोंग विद द लिमिटेशंस। मतलब टाइम का पता कैसे लगता है। दो मेन टाइप्स है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेटिंग। इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले ये एब्सोल्यूट डेटिंग क्या चीज है? राइट तो एब्सोल्यूट डेटिंग, जिसे क्रोनोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं, वो बेसिकली किसी चीज की एज को एक स्पेसिफिक कैलेंडर ईयर या इतने साल पुराना मैं बताने की कोशिश करती है। जैसे ये सैंपल 5000 साल पुराना है, लेकिन एब्सोल्यूट वर्ड थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी वो हमेशा पॉसिबल नहीं होती, थोड़ा एरर मार्जिन रहता ही है। एक बहुत कॉमन मेथड है इसमें कार्बन 14 C14 डेटिंग। इसका प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, कॉस्मिक रेज आती हैं एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन एटम्स को रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में कन्वर्ट करती हैं। ये C14 फिर ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाता है, जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। अच्छा, तो ये C14 सब लिविंग थिंग्स में आ जाता है? एग्जैक्टली और जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो C14 लेना बंद कर देता है। बॉडी में जो C14 पहले से है वो धीरे धीरे एक फिक्स्ड रेट पर डीके होता है वापस नाइट्रोजन में। इसका हाफ लाइफ मतलब आधा C14 खत्म होने का टाइम रफली 5730 साल है। तो सैंपल में कितना C14 बचा है उसे मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी डेथ कब हुई थी। ओह वाओ, तो C14 एक नेचुरल क्लॉक जैसा है जो डेथ के बाद टिक करना शुरू करता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? कब ये काम नहीं करता ठीक से? हाँ, इसमें दो मेन लिमिटेशंस हैं। एक तो C14 का हाफ लाइफ रिलेटिवली शॉर्ट है आर्कियोलॉजी के हिसाब से। तो ये मेथड मतलब लगभग 50,000 साल पुराने ऑर्गेनिक सैंपल्स जैसे वुड, चारकोल, बोन्स के लिए ही रिलायबल है। उससे पुराने में C14 इतना कम हो जाता है कि मेजर करना मुश्किल है। ओके, 50,000 साल तक। हाँ, और दूसरा रिस्क है कंटामिनेशन का। अगर सैंपल में बाद का कोई कार्बन मटेरियल मिक्स हो गया तो रिजल्ट गलत आ सकता है। एक और एब्सोल्यूट मेथड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी या ट्री रिंग डेटिंग। ये बहुत ही कूल है। ट्रीज हर साल एक नई रिंग बनाते हैं ना। हाँ, वो गोल गोल रिंग्स होती हैं। राइट, उन रिंग की विड्थ उस साल के क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। अच्छा साल तो वाइड रिंग, बुरा साल तो नैरो रिंग। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एज के ट्री सैंपल्स के रिंग पैटर्न्स को मैच करते हैं ओवरलैप करते हुए। इससे एक मास्टर सीक्वेंस बन जाता है जो कई हजार साल तक जा सकता है। फिर अगर कोई पुराना वुड सैंपल मिला तो उसके रिंग पैटर्न को इस मास्टर सीक्वेंस से मैच करके उसकी एग्जैक्ट कटिंग डेट निकाल सकते हैं। वाओ, ये तो काफी प्रिसाइज लग रहा है। लेकिन इसमें क्या चैलेंज है? मेन चैलेंज है प्रिजर्वेशन, मतलब वुड का बचना। वुड तो इजीली सड़ जाता है ना, इसलिए बहुत पुराने आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से, स्पेशली प्री हिस्टोरिक टाइम से अच्छी कंडीशन में वुड सैंपल्स मिलना वो थोड़ा रेयर है। और बहुत ज्यादा पुरानी चीजों के लिए, जैसे लाखों साल पुराने वोल्केनिक रॉक्स, उसके लिए पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। समझ गए। तो C14 ऑर्गेनिक चीजों के लिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वुड के लिए, और दोनों की अपनी लिमिट्स हैं। अब ये रिलेटिव डेटिंग क्या है, एब्सोल्यूट से कैसे अलग है? रिलेटिव डेटिंग हमें एग्जैक्ट एज नहीं बताती, जैसे 5000 साल पुराना। ये बस इवेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस बताती है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। मतलब A इज ओल्डर देन B, लेकिन A या B कितने साल पुराने हैं ये नहीं पता चलता। ओके, तो सिर्फ सीक्वेंस ऑर्डर पता चलता है। ये कैसे करते हैं? एक बहुत ही फंडामेंटल मेथड है, स्ट्रैटिग्राफी। ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल लेयर्स या स्ट्राटा की स्टडी है। इसका एक सिंपल प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन। अगर लेयर्स डिस्टर्ब नहीं हुई हैं तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे पुरानी होगी और उसके ऊपर वाली लेयर्स धीरे धीरे यंगर होती जाएंगी। सोचो जैसे केक की लेयर्स बनाते हैं। हाँ, पहले सबसे नीचे वाली लेयर रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई आर्टिफैक्ट नीचे की लेयर में मिला है वो जनरली ऊपर के लेयर वाले आर्टिफैक्ट से पुराना माना जाएगा। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। लेयर्स टाइम के साथ बनती हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल, चीजें हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कभी लेयर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे बाद में किसी ने वहां गड्ढा खोद दिया और पुरानी लेयर्स में कुछ डाल दिया, जैसे कोई बरियल पिट, या नेचुरल प्रोसेसेस से भी लेयर्स मिक्स हो सकती हैं। तो स्ट्रैटिग्राफी पावरफुल टूल है पर उसकी इंटरप्रिटेशन केयरफुली करनी पड़ती है। एक और रिलेटिव मेथड है फ्लोरीन डेटिंग। ये स्पेसिफिकली बोन्स के लिए यूज होता है। देखो, जब बोन जमीन में दफन रहती हैं तो वो ग्राउंड वाटर से फ्लोरीन अब्सॉर्ब करती हैं। जितना ज्यादा टाइम बोन दफन रहेगी उतना ज्यादा फ्लोरीन उसमें अक्यूमुलेट होगा। अच्छा, तो प्रिंसिपल ये है कि अगर एक ही साइड से अलग अलग बोन्स मिली हैं तो उनका फ्लोरीन कंटेंट कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सी बोन्स ज्यादा पुरानी है। जिसमें ज्यादा फ्लोरीन वो ज्यादा पुरानी। इंटरेस्टिंग। तो ये सिर्फ बोन्स के लिए है और वो भी एक ही साइड की? हाँ, ये इसकी लिमिटेशन है। फ्लोरीन एब्जॉर्प्शन रेट हर साइड पे अलग होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर में फ्लोरीन का लेवल वेरी करता है। इसलिए आप एक साइड की बोन को दूसरी साइड के बोन से कंपेयर नहीं कर सकते फ्लोरीन के बेसिस पर। ये सिर्फ एक ही लोकेशन के फॉसिल्स को रिलेटिव ऑर्डर में लगाने के लिए काम आता है। तो साफ है कि कोई एक मेथड अकेले में परफेक्ट नहीं है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे एक पजल सॉल्व कर रहे हो अलग अलग क्लूज को मिलाकर। एकदम सही। मल्टीपल डेटिंग मेथड्स यूज करके क्रॉस चेक करना ही सबसे अच्छा अप्रोच है। अगर C14 स्ट्रैटिग्राफी और वहां मिले टूल्स के टाइप सभी की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सोचो, अगर किसी को कोई एंशिएंट सेटलमेंट एक्सकेवेट करने का मौका मिले तो कौन सी डेटिंग टेक्निक्स यूज करना सही रहेगा? ये तो साइट और वहां क्या मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये ओल्ड स्टोन एज, ये तो काफी लंबा टाइम पीरियड था ना? अरे बहुत ही लंबा। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है। लगभग 2.5 मिलियन साल पहले से शुरू होकर रफली 9000 BCE तक चला। ये पूरा प्लाइस्टोसीन एपॉक कवर करता है। इतना लंबा पीरियड है कि इसे समझने के लिए हम यूजुअली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक सबसे पुराना 2.5 माया से 100,000 BCE तक। मिडिल पैलियोलिथिक 100,000 BCE से 36,000 BCE तक। अपर पैलियोलिथिक सबसे रीसेंट पैलियोलिथिक फेज 36,000 BCE से 9,000 BCE तक।
और इस पूरे टाइम में अर्थ का क्लाइमेट कैसा था? एक जैसा था या बदलता रहता था? बिल्कुल एक जैसा नहीं था। प्लाइस्टोसीन एपॉक को जाना ही जाता है ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंजेस के लिए। इमेजिन करो लंबे पीरियड्स जब अर्थ काफी ठंडी थी, ग्लेशियल पीरियड्स जिसमें बड़ी बड़ी आइस शीट्स फैल गई थी, फिर बीच बीच में वार्मर पीरियड्स आए, इंटरग्लेशियल पीरियड्स, कुछ जगहों पर बारिश के पैटर्न्स भी बहुत बदले, प्लूवियल, वेट और इंटरप्लूवियल ड्राई फेजेस। ये जो कांस्टेंट क्लाइमेट शिफ्ट थे, इससे एनवायरमेंट बदलता रहता था, कभी फॉरेस्ट बढ़ गए, कभी ग्रासलैंड्स। अब सोचो इसका अर्ली ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? उन्हें एडजस्ट करना पड़ा होगा, राइट? शायद माइग्रेट भी करना पड़ा हो। एग्जैक्टली उन्हें अडेप्ट करना पड़ा होगा। एनवायरमेंट बदलेगा तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज भी बदलेंगी। इसीलिए उनकी मटेरियल कल्चर, खास करके स्टोन टूल्स, कैसे इवॉल्व हुए इस टाइम में, ये देखना इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो टूल्स में क्या एवोल्यूशन दिखता है? स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में एक क्लियर प्रोग्रेशन है जो इन फेजेस को डिफाइन करने में हेल्प भी करता है। लोअर पैलियोलिथिक, शुरुआत में टूल्स काफी सिंपल थे, अक्सर कोर से बनाए जाते थे, यानी पत्थर के मेन पीस को शेप करके, जैसे चॉपर चॉपिंग टूल्स जिनका एक बेसिक कटिंग एज होता था, और हैंड एक्सेस जो शायद मल्टीपर्पज टूल थे। टेक्निक भी सिंपल थी, जैसे डायरेक्ट हैमर परकशन, एक पत्थर से दूसरे को मारना। मटीरियल अक्सर क्वार्ट्जाइट होता था। मिडिल पैलियोलिथिक, यहाँ एक शिफ्ट दिखता है। अब फोकस फ्लेक टूल्स पर ज्यादा आ गया, मतलब कोर से केयरफुली फ्लेक्स निकाले जाते थे और फिर उन फ्लेक्स को शेप करके टूल्स बनाते थे, जैसे स्क्रैपर्स छीलने के लिए या पॉइंट्स, नोक वाले टूल्स। इसके लिए शायद थोड़े बेटर कंट्रोल वाले मटेरियल्स जैसे फ्लिंट या चर्ट यूज होने लगे। टेक्निक्स भी थोड़ी रिफाइंड हुई, जैसे लेवलास टेक्निक, जिसमें फ्लेक का शेप कोर पर पहले से प्लान किया जाता था। ये क्या दिखाता है? शायद बेटर प्लानिंग। इस फेज में इनोवेशन और तेज हुई। अब ब्लेड टूल्स कॉमन हो गए, लंबे पतले फ्लेक्स ब्लेड्स निकालकर उनसे तरह तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाए गए। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था बोन, एंटलर और आइवरी का सिग्निफिकेंट यूज शुरू होना टूल्स के लिए, जैसे नीडल्स, हार्पून्स। आर्ट भी इसी फेज में इमर्ज हुई। ये प्रोग्रेस क्या सजेस्ट करता है? शायद कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ रही थी। वाओ! और ये कल्चर सिर्फ एक जगह थी या पूरी दुनिया में फैली हुई थी? क्या सब जगह एक जैसी थी? साइट्स तो पूरी दुनिया में मिली हैं। अफ्रीका जहाँ सबसे पुराने एविडेंसेस हैं, जैसे ओल्डोवाई गॉर्ज, यूरोप, एब्रेवेल, सेंटाचूल, लेमुस्टिएट जैसी फेमस साइट्स, एशिया में भी। लेकिन कल्चर हर जगह एक जैसी नहीं थी। रीजनल डिफरेंसेस थे। हर जगह लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशंस हुए, जिससे टूल्स और लाइफस्टाइल में वेरिएशंस आए। इंडिया में भी अपनी डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस डेवलप हुई, जिन पर हम अब बात करेंगे। और उनकी सोशल लाइफ के बारे में क्या अंदाजा लगाए? इकोनॉमी तो मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग पर ही बेस थी। टूल से पता चलता है कि वो एनिमल्स हंट करते थे और प्लांट्स गैदर करते थे। कुछ मिडिल और अपर पेलियोलिथिक साइट्स पर इंटेंशनल बरियल्स मिले हैं, कभी कभी ग्रेव गुड्स के साथ, जैसे टूल्स या ऑर्नामेंट्स। ये क्या सजेस्ट करता है? शायद कोई बिलीफ सिस्टम या रिचुअल शुरू हो गए थे। हो सकता है। अपर पैलियोलिथिक में तो केव पेंटिंग्स और फिगरिन्स जैसे आर्ट फॉर्म्स भी मिलती हैं, स्पेशली यूरोप में। ये सिंबॉलिक थॉट और सोशल कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करते हैं। और हाँ, ये ह्यूमन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथाल्स और फाइनली होमो सेपियंस तक का सफर वो इसी दौरान हुआ। बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है ये। अब स्पेसिफिकली इंडिया पर फोकस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द पेलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में इस पीरियड की क्या कहानी है? इंडियन पैलियोलिथिक भी ब्रॉडली उन्हीं 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, लोअर, मिडिल, अपर। क्लाइमेट यहाँ भी काफी डायनामिक था। नॉर्थ इंडिया में ग्लेशियर्स का असर था, जबकि पेनिनसुलर इंडिया में वेट, प्लूवियल और ड्राई इंटरप्लूवियल फेजेस चल रहे थे। इससे काफी रीजनल एनवायरमेंटल डिफरेंसेस थे। टूल टेक्नोलॉजी भी वो जनरल ट्रेंड फॉलो करती है, कोर, फ्लेक, ब्लेड, बोन, लेकिन अपने यूनिक इंडियन वेरिएशंस के साथ। सोशल लाइफ हंटिंग गैदरिंग बेस थी, और अपर पैलियोलिथिक तक रिचुअल्स और आर्ट के कुछ हिंट्स मिलने लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर ना तो क्रोनोलॉजिकली होमोजीनियस थी, मतलब हर जगह एक ही टाइम पे सब नहीं हुआ, और ना ही कल्चरली यूनिफॉर्म थी, मतलब हर जगह सेम टूल्स या लाइफस्टाइल नहीं थे। ये बहुत डाइवर्स था। इसका क्या मतलब है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करते हैं अर्लीस्ट फेजेस से। एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। ये कब था और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ये फेज इंडिया में रफली 500,000 BCE से 100,000 BCE तक माना जाता है। इस टाइम की मटेरियल कल्चर में 2 मेन टूल ट्रेडिशंस दिखती हैं। एक है सोवन ट्रेडिशन, जो मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एसोसिएटेड है, सोवन रिवर वैली, अब पाकिस्तान में। इसमें चॉपर चॉपिंग टूल्स डोमिनेंट थे, पत्थर के पेबल से एक बेसिक कटिंग एज बनाकर। हैंड एक्सेस भी मिलते हैं, पर उतने कॉमन नहीं। दूसरी है मद्रासियन ट्रेडिशन या एचुलियन, जो पेनिनसुलर इंडिया में काफी फैली हुई थी। इसका नाम चेन्नई के पास अटिरमपक्कम साइड से आया है। यहाँ हैंड एक्सेस और क्लीवर्स, एक तरह का ब्रॉड एज्ड कटिंग टूल, डोमिनेंट थे। ये टूल्स जनरली सोवन टूल से ज्यादा रिफाइंड और सिमेट्रिकली बने होते थे। मटेरियल दोनों में मेनली क्वार्ट्जाइट यूज होता था। तो नॉर्थ वेस्ट में चॉपर चॉपिंग और पेनिनसुला में हैंड एक्स क्लीवर्स ज्यादा, मतलब 2 अलग स्टाइल्स चल रहे थे। इसका रीजन क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट अलग था या लोग अलग थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। हो सकता है अलग एनवायरनमेंट्स में अलग टूल्स की जरूरत हो, या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ने इन्फ्लुएंस किया हो, या फिर ये 2 अलग कल्चरल ट्रेडिशंस हो जो शुरू में अलग अलग डेवलप हुई। लेट्स लुक क्लोजर। हमारा अगला पॉइंट है सोवन वैली। इसकी क्या खास बात है? सोन वैली को डिटेरा एंड पैटरसन ने 1930s में स्टडी किया था। हिमालयाज के पास होने की वजह से यहाँ रिवर टेरेसेस पर ग्लेशियल साइकिल्स का क्लियर इंपैक्ट दिखता है। अलग अलग टेरेसेस पर मिले टूल्स एक प्रोग्रेशन दिखाते हैं। प्री सोन बहुत क्रूड फ्लेक्स, अर्ली सोन चॉपर चॉपिंग टूल्स, लेट सोन फ्लेक टूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चौंट्रा एक इंटरेस्टिंग साइट है जहाँ लेट सोन और मिड्रासियन टाइप के हैंड एक्स क्लीवर टूल्स साथ में मिले हैं। अच्छा, तो दोनों ट्रेडिशंस मिल भी रही थी। हाँ, ये सजेस्ट करता है कि शायद इंटरेक्शन था। सोन वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लासिक चॉपर चॉपिंग ट्रेडिशन का एग्जांपल है। और साउथ इंडिया में मिड्रासियन कल्चर, ये सोन से कैसे डिफरेंट थी टूल्स के अलावा? मद्रासियन कल्चर, जैसा हमने कहा, हैंड एक्स और क्लीवर डोमिनेटेड है। ये साइट्स पेनिनसुलर इंडिया में काफी वाइडली फैली हुई हैं। अट्टरमपक्कम
तमिलनाडु इसका टाइप साइट है जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में डिस्कवर किया था। ये इंडिया में पैलियोलिथिक डिस्कवरीज की शुरुआत थी। यहाँ के टूल्स अक्सर अच्छी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स दिखाते हैं, जैसे फाइनर फिनिशिंग के लिए सॉफ्ट हैमर, वुड या बोन का यूज करना। एचटी संकालिया ने तो कुछ मेड्रासियन साइट्स पर हाफ्टिंग का भी एविडेंस क्लेम किया है। हाफ्टिंग मतलब हैंडल लगाना। इतनी पहले? हाँ, अगर ये सही है तो ये दुनिया की अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स में से एक होगा। सोचो हाफ्टिंग से टूल कितना इंप्रूव हुआ होगा। ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, बेटर कंट्रोल, सेफ्टी भी। आंध्र प्रदेश को तो ट्रेजर हाउस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कहा जाता है, इतनी ज्यादा टूल्स मिले वहाँ। हाफ्टिंग तो गेम चेंजर लगता है। आउटलाइन में भीमबेटका और दिद्वाना का भी जिक्र था लोअर पैलियोलिथिक के लिए। हाँ, भीमबेटका एमपी जो अपने रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है, वहाँ एक इंटरेस्टिंग अचूलियन इंडस्ट्री मिली है जो डायरेक्टली डेवलप हुई लगती है, बिना क्लियर पहले के एबेविलियन क्रूडर हैंड स्टेज के। दिद्वाना राजस्थान में भी अचूलियन टूल्स मिले हैं, पर वहाँ क्लीवर्स कम है। ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक में भी काफी रीजनल वेरिएशंस थे, एक जैसा नहीं था सब जगह। ओके, तो लोअर पैलियोलिथिक में काफी डाइवर्सिटी थी। अब मिडिल फेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। इस फेज में क्या चेंजेस आए? ये फेज रफली 100,000 BCE से 36,000 BCE तक चला। पहले इंडिया में इसे अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, पर एचडी संकालिया की निवासा में एक्सकवेशन 1956 ने इसे एस्टैब्लिश किया। यहाँ की चेंज था टूल टेक्नोलॉजी में। फ्लेक टूल्स डोमिनेंट हो गए। लोअर पैलियोलिथिक के बड़े कोर टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स या तो छोटे हो गए या कम यूज होने लगे। अब फोकस था केयरफुली प्रिपेयर्ड फ्लेक से बने टूल्स पर, जैसे स्क्रेपर्स, शायद हाइड्स या वुड को स्क्रेप करने के लिए, पॉइंट्स, स्पीयर हेड्स हो सकते हैं, बोरर्स छेद करने के लिए। रॉ मटेरियल में भी शिफ्ट दिखता है। क्वार्ट्जाइट की जगह अब फाइनर ग्रेन स्टोन्स जैसे चर्ट, जैस्पर, कैल्सिडोनी, इन्हें क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका कहते हैं, ज्यादा यूज होने लगे। इसका क्या एडवांटेज रहा होगा? शायद इन मटेरियल से फ्लेक्स पर बेटर कंट्रोल मिलता था। शायद ज्यादा प्रिसाइज टूल्स बन सकते थे। हो सकता है। और टेक्निक्स में लेवलर्स टेक्निक का यूज कॉमन हुआ, जिससे स्टैंडर्डाइज शेप के फ्लेक्स निकालना पॉसिबल हुआ। तो फोकस छोटे स्पेशलाइज्ड फ्लेक टूल्स पर आ गया और मटेरियल भी बदला। इस पीरियड का की साइट कौन सा था? लेट्स डिस्कस निवासा। निवासा महाराष्ट्र प्रवारा रिवर पर को एचडी संकालिया ने एक्सकेवेट किया था। यहाँ मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स का क्लियर स्ट्रैटिफाइड कॉन्टेक्स्ट मिला, मतलब लेयर्स में मिले। टूल्स में स्क्रेपर्स, पॉइंट्स और बोरस काफी थे, जो फाइन ग्रेन मटेरियल्स जैसे जास्पर से बने थे। संकालिया ने इस इंडस्ट्री को यूरोपियन मिडिल पैलियोलिथिक के मस्टेरियन कल्चर से कंपेयर किया। उन्होंने ये भी नोट किया कि निवाशियन टाइप की इंडस्ट्री सिर्फ लोकल नहीं थी, बल्कि गोदावरी, सोन, नर्मदा रिवर वैलीज में भी फैली हुई थी। लेकिन यहाँ भी रीजनल डाइवर्सिटी थी। जैसे भीमबेटका के मिडिल पैलियोलिथिक लेयर्स में क्वार्ट्जाइट का यूज कंटिन्यू हुआ। कर्नूल रीजन आंध्रा में भी क्वार्ट्जाइट कॉमन रहा। लूनी वैली राजस्थान में तो निवासा से भी रिचर टूल असेंबलेजेस मिले हैं, तो फिर से एक यूनिफॉर्म पिक्चर नहीं है। सोशल लाइफ के बारे में इस फेज से कुछ खास पता चला है? एविडेंस थोड़ा लिमिटेड है, हंटिंग गैदरिंग तो चलता ही रहा होगा। कुछ बरियल्स मिले हैं जो रिचुअल सजेस्ट करते हैं, लेकिन बड़े हैबिटेशन साइट्स कम मिलने से उनकी डेली लाइफ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। ठीक है, अब पैलियोलिथिक के फाइनल फेज पर आते हैं। एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। इसमें क्या नया था? ये फेज 36,000 BCE से 9,000 BCE तक चला, प्लीस्टोसीन के एंड के करीब। क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म हो रहा था। इस फेज की कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। ब्लेड टेक्नोलॉजी का प्रोमिनेंट होना। अब फोकस था लंबे पैरेलल साइडेड फ्लेक्स प्रोड्यूस करने पर। फिर इन ब्लेड से वेरियस स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाए जाते थे, जैसे बैक ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, इंग्रेविंग के लिए यूज होते थे। ये लोअर मिडिल पैलियोलिथिक की टेक्निक से काफी अलग था, और पहली बार बोन टूल्स का सिग्निफिकेंट यूज दिखता है इंडिया में। टूल्स जैसे हार्पून्स, नीडल्स, शोल्डर पॉइंट्स बोन से बनाए गए। बोन एज अ रॉ मटेरियल क्या एडवांटेजेस देता होगा स्टोन के मुकाबले? शायद हल्का होता होगा और कॉम्प्लेक्स शेप्स में बनाना आसान हो। हाँ, ये पॉसिबल है। मटेरियल में क्वार्ट्स, चर्ट, जैस्पर यूज होते रहे। ब्लेड एंड बोन टूल्स, ये तो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजिकल लीप लगता है। इस पीरियड का इंपॉर्टेंट साइट कौन सा है? लेट्स टॉक अबाउट बेलन वैली। बेलन वैली यूपी नियर इलाहाबाद GR शर्मा की एक्सकवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंडिया में पहली बार अपर पैलियोलिथिक का क्लियर स्ट्रैटिफाइड एविडेंस मिला। टूल्स में वेरियस टाइप्स के ब्लेड टूल्स मिले। यहाँ कुछ यूनिक फाइंड्स भी हैं। एक सर्कुलर स्टोन प्लेटफॉर्म मिला है जिसे श्राइन की तरह इंटरप्रेट किया गया है। हो सकता है अर्ली रिचुअल एक्टिविटी का एविडेंस हो। एक बोन से बनी फीमेल फिगरिन भी मिली है, हालांकि कुछ लोग इसे हार्पून भी मानते हैं। इन चीजों को मिलना क्या सिग्निफाई करता है? सिंबॉलिक थॉट का डेवलपमेंट, अर्ली आर्ट। वाओ, ये तो काफी सिग्निफिकेंट फाइंड्स हैं। हाँ, बेलन वैली ने प्रूव किया कि इंडिया में एक डिस्टिंक्ट अपर पैलियोलिथिक फेज था, जिससे इंडियन पैलियोलिथिक क्रोनोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद मिली। अदर इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड भीमबेटका, रॉक शेल्टर्स में यूपी डिपॉजिट, रेनीगुंटा आंध्रा अपनी ब्लेड इंडस्ट्री के लिए फेमस, और मुंचटला चिंतामणि गावी केव्स आंध्रा, जहां इंडिया की रिचेस्ट बोन टूल इंडस्ट्री मिली है। और आर्ट, क्या अपर पैलियोलिथिक में आर्ट के साइंस मिलते हैं? हाँ, पहला डेफिनेट एविडेंस आर्ट का इसी फेज से आता है। भीमबेटका की कुछ सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स को अपर पैलियोलिथिक का माना जाता है। इसमें बड़े एनिमल फिगर्स और ह्यूमन ग्रुप्स के लीनियर डिपिक्शंस हैं। ये भी डेवलपिंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटी और सिंबॉलिक बिहेवियर का इंडिकेटर है। ये सब सुनकर लगता है कि इंडिया में भी पैलियोलिथिक एवोल्यूशन काफी क्लियर था। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि क्रोनोलॉजी को लेकर काफी डिबेट था। लेट्स डिस्कस दैट। डिस्कस द डिबेट सराउंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम थी शुरू में इस 3-fold डिवीजन को अप्लाई करने में? हाँ, काफी टाइम तक इस पर बहस चली। यूरोपियन मॉडल में लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक का सीक्वेंस काफी क्लियर था, वहां की स्ट्रैटिग्राफी और टूल टाइप्स के बेसिस पर। लेकिन इंडिया में इस मॉडल को डायरेक्टली फिट करना मुश्किल हो रहा था। 1960s में स्कॉलर्स जैसे सुब्बाराव और ब्रिजेट ऑल्चिन ने आर्ग्यू किया कि इंडिया के लिए ये 3-fold डिवीजन शायद सही नहीं है। उनके रीजंस क्या थे? पहला, ज्यादातर इंडियन रिवर वैलीज में सिर्फ 2 मेजर प्लाइस्टोसीन ग्रेवल लेयर्स मिल रही थी, 3 नहीं। पहली लेयर में लोअर पैलियोलिथिक टूल्स, कोर टूल्स, दूसरी में मिक्स्ड फ्लेक और ब्लेड टूल्स मिलते थे। तो 3 फेजेस को स्ट्रैटिग्राफी में कैसे अलग करें? दूसरा, यूरोपियन अपर पैलियोलिथिक के जो की फीचर्स थे, जैसे रिच बोन टूल इंडस्ट्री, पोर्टेबल आर्ट ऑब्जेक्ट्स, फिगरीन्स, वो इंडिया में उस टाइम तक उतने क्लियरली नहीं दिख रहे थे। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया के लिए शायद 2-fold डिवीजन बेटर है। अर्ली स्टोन एज, लोअर पी,
और मिडिल स्टोन एज जिसमें मिडिल प्लस अपर पी को कंबाइन कर दिया। संकालिया में तो 4-फोल्ड सिस्टम भी प्रपोज किया था। अच्छा, तो कंफ्यूजन था। तो फिर ये व्यू चेंज कैसे हुआ? कैसे 3-फोल्ड डिवीजन एक्सेप्ट हुआ फाइनली? 2 बड़े ब्रेकथ्रूज हुए 1970s और 80s में जिसने सब बदल दिया। पहला, भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स की एक्सकवेशन बाय वीएन मिश्रा। वहां शेल्टर 3F23 में एक कंटिन्यूस सीक्वेंस मिला जिसमें लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक लेयर्स क्लियरली एक के ऊपर एक थे। ये बहुत बड़ा प्रूफ था। दूसरा, बेलन वैली की एक्सकवेशंस बाय जीआर शर्मा। यहां भी 3 अलग-अलग टूल बेयरिंग ग्रेवल लेयर्स मिले और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि तीसरे ग्रेवल को C14 डेट किया गया अराउंड 19,000 BCE, जिसने लेट प्लीस्टोसीन अपर पैलियोलिथिक प्रेजेंस को कंफर्म कर दिया। इन दोनों एविडेंसेस के बाद अब लगभग सभी आर्कियोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि इंडियन पैलियोलिथिक को भी यूरोपियन पैटर्न की तरह लोअर, मिडिल और अपर में डिवाइड करना वैलिड है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि डेट्स और ट्रांजिशंस हर रीजन में थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी फिर भी नहीं है। ओके, तो क्रोनोलॉजी का पजल सॉल्व हो गया। Right. लेकिन एक और पॉइंट था नॉन यूनिफॉर्मिटी का। अगला टॉपिक यही है, इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर कैन नाइदर बी कंसीव्ड एज क्रोनोलॉजिकली होमोजीनियस नॉर एज अ यूनिफॉर्म कल्चरल फेज। डिस्कस। इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली? इसका सिंपल मतलब है कि पूरे इंडिया में पेलियोलिथिक कल्चर ना तो एक ही टाइम पर एक जैसा डेवलप हुआ, क्रोनोलॉजिकली होमोजेनियस नहीं था, और ना ही हर जगह उसके फीचर्स एक जैसे थे, कल्चरली यूनिफॉर्म नहीं था। ये एक मोज़ेक था, एक सिंगल पिक्चर नहीं। क्रोनोलॉजिकल नॉन होमोजेनिटी, जैसा हमने अभी देखा, 3-4 डिवीजन को एस्टैब्लिश करना ही मुश्किल था। कंटिन्यूस सीक्वेंस आज भी सिर्फ कुछ ही साइट्स जैसे भिम्बेटका, बेलन पर मिला है। कई रीजन्स में फेजेस के बीच ट्रांजिशन क्लियर नहीं है, या कोई फेज बहुत छोटा रहा हो या शायद एब्सेंट भी हो। तो टाइम प्रोग्रेशन पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं था। कल्चरल नॉन यूनिफॉर्मिटी। इंडिया इतना बड़ा और क्लाइमेटिकली डाइवर्स देश है, तो रीजनल एडेप्टेशंस होना तो नेचुरल है। इसके एग्जांपल्स हमने देखे भी हैं। टूल ट्रेडिशंस, नॉर्थ वेस्ट में सोन चॉपर चॉपिंग, वेस्ट पेनिनसुला में मद्रासियन हैंड एक्स क्लीवर, बिल्कुल अलग फोकस था। एवोल्यूशन पैटर्न्स, भिम्बेटका में एचुलियन का डायरेक्ट डेवलपमेंट लगता है बिना पहले के स्टेज के, ये भी अलग है। रॉ मटेरियल यूज, मिडिल पैलियोलिथिक में निवासा में फाइन स्टोन्स यूज हुए, पर भिम्बेटका और कुरनूल में क्वार्ट्जाइट ही चलता रहा। क्यों? शायद मटेरियल वही अवेलेबल था या प्रेफरेंस थी। बोन टूल्स, अपर पैलियोलिथिक का की फीचर है, पर सिग्निफिकेंट नंबर्स में सिर्फ कुछ ही साइट जैसे मुचतला से मिले हैं, हर जगह कॉमन नहीं थे। आर्ट, केव आर्ट भी सिर्फ लिमिटेड साइट्स भिम्बेटका एक्सेट्रा पर मिला है, और पोर्टेबल आर्ट ऑब्जेक्ट्स तो यूरोप के कंपैरिजन में बहुत ही रेयर इंडिया में है जो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग तरीके से अनफोल्ड हुई। बिल्कुल सही समरी है। इट्स अ फैसिनेटिंग मोज़ाइक ऑफ डाइवर्सिटी, और ये डाइवर्सिटी हमें अर्ली ह्यूमंस की अडैप्टेबिलिटी के बारे में क्या बताती है? शायद ये कि वो कितने रिसोर्सफुल थे, अलग-अलग चैलेंजेस को फेस करने में, अलग-अलग सॉल्यूशंस निकालने में। ग्रेट पॉइंट। अडैप्टेबिलिटी ही की थी। अब पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज के बाद क्या आता है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरा। एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन सा पीरियड है? ये है मिडिल स्टोन एज। ये पेलियोलिथिक हंटिंग गैदरिंग और न्यूलिथिक जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ के बीच का ट्रांजिशनल फेज है। ये होलोसीन एपिक की शुरुआत में आता है, जब प्लिस्टोसीन आइस एज खत्म हो गया, रफली 10,000 BCE से शुरू होकर अलग-अलग रीजन्स में 4,000 BCE या उसके बाद तक चला। तो आइस एज खत्म हो गया, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, गर्मी बढ़ी होगी। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज हुआ। टेम्परेचर बढ़ गया, आइस शीट्स पिघल गई, सी लेवल्स ऊपर आ गए, जमीन पर फॉरेस्ट फैल गए, नए रिवर्स और लेक्स बने। ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी बदल गया पेलियोलिथिक के कंपैरिजन में। अब सोचो इस नए एनवायरनमेंट का ह्यूमंस पर क्या असर पड़ा होगा। रिसोर्सेज बदले होंगे, हाँ बिल्कुल, शायद अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिले होंगे, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज भी बदली होंगी। रिफाइंड टेक्निक से बनाया जाता था, जिससे ज्यादा कंट्रोल मिलता था शेप पर। शेप ये ज्योमेट्रिक शेप्स में आते थे, जैसे ट्रायंगल्स, लूनेट्स, क्रेसेंट्स, ट्रेपीजेस, और नॉन ज्योमेट्रिक शेप्स में भी। यूज और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अकेले यूज नहीं होते थे, ये कॉम्पोजिट टूल्स के पार्ट्स थे। इन्हें वुड या बोन हैंडल्स में फिट करके एरोहेड्स, स्पीयर बार्ब्स, नाइफ ब्लेड्स या सिकल्स, दाराती जैसे बनाए जाते थे। ये शिफ्ट क्यों हुआ होगा? शायद नए फॉरेस्ट में जो छोटे तेज जानवर थे, उनका शिकार करने के लिए लाइटर, शार्पर प्रोजेक्टाइल वेपन्स की जरूरत थी। कंपोजिट टूल्स मतलब छोटे पार्ट्स को जोड़कर बड़ा टूल बनाना, ये तो काफी क्लेवर लगता है। क्या मेसोलिथिक कल्चर भी वर्ल्ड में वेरिएटेड थी? हाँ, रीजनल वेरिएशंस यहाँ भी थे। यूरोप में एजिलियन, मैग्लेमोजियन जैसी ट्रेडिशंस थी। अफ्रीका में विल्टन, मोगसन कल्चर्स थे, जहाँ कभी-कभी माइक्रोलिथ्स के साथ थोड़ी ग्रूट पॉटरी भी मिलती है। एशिया में भी डिस्टिंक्ट मेसोलिथिक कल्चर्स डेवलप हुई, इंक्लूडिंग इंडिया। लोग अक्सर कोस्टल एरियाज या रिवर बैंक्स के पास सेटल होने लगे, शायद फिशिंग और दूसरे एक्वाटिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और सोशल लाइफ में क्या चेंजेस आए? इकोनॉमी अब और डाइवर्सिफाइड हो गई। स्मॉल गेम हंटिंग, फिशिंग, फॉलिंग, बर्ड्स पकड़ना, प्लांट फूड कलेक्शन पे ज्यादा फोकस था। बेसिकली नए एनवायरनमेंट के जो भी रिसोर्सेज थे, उनको एक्सप्लॉइट करना सीख गए। ब्यूरियल्स और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स कंटिन्यू हुए। पीरियड के एंड में कुछ जगहों पर एनिमल डोमेस्टिकेशन, स्पेशली डॉग्स और वाइल्ड ग्रेन्स के इंटेंसिव कलेक्शन के साइंस मिलते हैं। ये न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यानी एग्रीकल्चर की तरफ पहला कदम थे। ओके, अब इंडिया के मेसोलिथिक पर फोकस करते हैं। हमारा फाइनल टॉपिक, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। यहाँ ये कब था और कैसा था? इंडिया में मेसोलिथिक पीरियड रफली 9,000 BCE से शुरू होकर कुछ एरियाज में 2000 BCE या उसके बाद तक भी चला। यहाँ भी होलोसीन की शुरुआत में क्लाइमेट वार्मर और वेटर हुआ, जिससे फॉरेस्ट बढ़े, फ्लोरा और फौना चेंज हुए, नया एनवायरनमेंट था बेसिकली। तो यहाँ भी माइक्रोलिथ्स इंपॉर्टेंट थे जैसे वर्ल्ड में थे? हाँ बिल्कुल, माइक्रोलिथ्स इंडियन मेसोलिथिक का भी हॉलमार्क है, उसकी पहचान है। ह्यूमंस ने रियलाइज किया कि उनके पैलियोलिथिक के जो हेवी टूल्स थे, वो नए एनवायरनमेंट के लिए शायद उतने सूटेबल नहीं थे, तो उन्होंने ये लाइटर, मोर वर्सेटाइल माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी डेवलप की। टेक्निक? प्रेशर फ्लिकिंग यूज करके छोटे ब्लेड्स, माइक्रो ब्लेड्स निकाले जाते थे। टाइप्स? ज्योमेट्रिक, ट्रेपीजियस, ट्रायंगल्स, लूनेट्स और नॉन ज्योमेट्रिक दोनों तरह के माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। फंक्शन? और यहाँ भी इन्हें कंपोजिट टूल्स में यूज किया गया। एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, सिकल्स, नाइव्स के कटिंग एज बनाने के लिए। सोचो इन छोटे पीसेस को जोड़कर कितने इफेक्टिव टूल्स बनाए होंगे। इससे हंटिंग या गैदरिंग कैसे बदला होगा? ज्यादा एफिशिएंट हो गया होगा। छोटे प्रे को टारगेट करना आसान हुआ होगा। काफी इंजीनियस लगता है ये अप्रोच। इंडिया में इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स कौन से हैं? साइट्स पूरे इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब पहाड़ों से लेकर कोस्टल प्लेन्स तक। कुछ की साइट्स हैं। सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश,
ये इंडिया के ओल्डेस्ट नोन मेसोलिथिक साइट्स में से एक है, लगभग 8000 BCE। यहाँ ह्यूमन बरियल्स, हार्ट्स यानी चूल्हे और एनिमल बोन्स मिले हैं। बगोर, राजस्थान, इसे इंडियन माइक्रोलिथ इंडस्ट्री का पीक माना जाता है। यहाँ हजारों छोटे, बहुत खूबसूरती से बनाए गए ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिले हैं। स्टोन पेव्ड फ्लोर्स और बरियल्स भी हैं। यहाँ से शीप गोट डोमेस्टिकेशन के अर्ली एविडेंस भी मिलते हैं। लंगनाज, गुजरात, यहाँ भी ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिले हैं। ह्यूमन स्केलेटन्स क्राउचिंग पोजीशन में मिले हैं। वाइल्ड और पॉसिबली डोमेस्टिक एनिमल बोन्स भी मिली हैं जो पैस्टोरलिज्म की तरफ इशारा करती हैं। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, यहाँ रॉक शेल्टर्स में मेसोलिथिक लेयर्स भी हैं जिसमें रिच माइक्रोलिथ इंडस्ट्री है। और सबसे फेमस यहाँ की जो वाइब्रेंट केव पेंटिंग्स हैं, जो हंटिंग सीन्स, डांसिंग, कम्युनिटी लाइफ दिखाती हैं, वो मोस्टली मेसोलिथिक पीरियड की ही हैं। ये पेंटिंग्स हमें उनकी लाइफ के बारे में कितना कुछ बताती है ना। तेरी साइट्स तमिलनाडु, ये कोस्टल सैंड ड्यून साइट्स हैं जहाँ माइक्रोलिथ्स मिले हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटी श्रीलंकन मेसोलिथ से भी दिखती हैं। वाओ, भीमबेटका पेंटिंग्स तो सच में उनकी लाइफ में एक विंडो जैसी हैं। तो सोशल लाइफ के बारे में ओवरऑल क्या कह सकते हैं इंडियन मेसोलिथिक के लिए? इकोनॉमी डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड थी। हंटिंग, स्पेशली स्मॉलर एनिमल्स, फिशिंग, गैदरिंग, टूल्स और रॉक आर्ट इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं। बेरियल्स काफी कॉमन थे, अक्सर ग्रेव गुड्स के साथ, जो एस्टैब्लिश्ड रिचुअल्स और शायद आफ्टर लाइफ बिलीफ सजेस्ट करते हैं। और जैसा बागोर और लांगनाथ सजेस्ट करते हैं, पीरियड के एंड तक एनिमल डोमेस्टिकेशन और शायद कुछ तरह का अर्ली प्लांट मैनेजमेंट शुरू हो गया था। ये क्लियरली नियोलिथिक फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन का फेज था। एक बहुत ही डायनामिक और इंपॉर्टेंट पीरियड था ये इंडियन प्री हिस्ट्री का। ओके, काफी डिटेल में हमने एक्सप्लोर किया। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया डेटिंग मेथड से। दो मेन टाइप्स क्या थे, याद है? हाँ, एब्सोल्यूट जो एक्चुअल एज बताने की कोशिश करती है जैसे C14, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और रिलेटिव जो सिर्फ सीक्वेंस बताती है जैसे स्ट्रैटिग्राफी, फ्लोरीन डेटिंग। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था? हाँ, एब्सोल्यूट इज कितने साल पुराना, रिलेटिव इज कौन सा पहले कौन सा बाद में। फिर हमने पेलियोलिथिक इंडिया देखा, इसके 3 फेजेस कौन से थे? लोअर, जिसमें सोअन वर्सेस मिड्रासियन ट्रेडिशंस थी, कोर टूल्स। मिडिल, फ्लेक टूल्स डोमिनेंट हुए, निवासा की साइट था। और अपर, ब्लेड एंड बोन टूल्स आए। आर्ट शुरू हुई, बेलन वैली इंपॉर्टेंट साइट था। हर फेज का मेन टूल टाइप याद है? कोर, फ्लेक, ब्लेड एंड बोन, ये प्रोग्रेशन था। और हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडियन पैलियोलिथिक क्रोनोलॉजी सेट करना शुरू में डिफिकल्ट क्यों था। वो 2 ग्रेवल लेयर्स वाली प्रॉब्लम, कुछ फीचर्स का ना मिलना, और कैसे भीमबेटका और बेलन ने 3-fold डिवीजन को कंफर्म किया। और हमने ये भी देखा कि ये कल्चर यूनिफॉर्म नहीं थी, काफी रीजनल डाइवर्सिटी थी, टूल्स, मटेरियल्स, आर्ट में। इस नॉन यूनिफॉर्मिटी का कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? शायद वो सोअन वर्सेस मद्रासियन टूल्स का डिफरेंस? बिल्कुल, वो एक क्लियर एग्जांपल है। फाइनली हमने मेसोलिथिक इंडिया को समझा। रफली 9000-2000 BC, ये क्लाइमेट चेंज के बाद का ट्रांजिशनल पीरियड था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या थी? हाँ, माइक्रोलिथ्स, जिन्हें कंपोजिट टूल्स में यूज करते थे। और हमने कुछ की साइट्स देखे, सराय नहार राय, बागोर, लंगनाज, भीमबेटका, टेरी, जो उस टाइम की लाइफ, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, रिचुअल्स और डोमेस्टिकेशन की शुरुआत के बारे में बताते हैं। अब सोचो, अगर ये सब किसी दोस्त को बताना हो तो कैसे शॉर्ट में समराइज करोगे? अपने वर्ड्स में मेन आइडियाज को याद करने की कोशिश करो, इससे नॉलेज और स्ट्रांग होती है। तो ये था हमारा एक्सप्लोरेशन इंडिया के पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर्स का। कितना इनक्रेडिबल सफर है ये देखना कि कैसे अर्ली ह्यूमंस ने इतने लंबे समय तक अडेप्ट किया, इनोवेट किया और सर्वाइव किया। और उनके निशान हमें आज भी इन पत्थर के टूल्स, सेटलमेंट पैटर्न्स और आर्ट फॉर्म्स में मिलते हैं। बिल्कुल, और ये सोर्सेज हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताते, बल्कि अर्ली ह्यूमंस की रेजिलियंस, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और एक लगातार बदलती दुनिया में थ्राइव करने की उनकी कैपेसिटी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करते हैं। एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं सबके लिए, जो इन सोर्सेज से इनडायरेक्टली सामने आता है। टूल मेकिंग तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी एक और क्वालिटी या स्किल थी जो शायद उतनी डिस्कस नहीं होती, पर जो उनके इतने लंबे समय तक सर्वाइवल के लिए सबसे क्रूशियल रही होगी? उनका सोशल कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स या एनवायरनमेंट का गहरा नॉलेज। इस पर जरूर सोचिएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सोचने के लिए। आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।